तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? ऑप्टोमेट्री यानी इंटीग्रेटेड ऑप्टोमेट्री पे डिटेल्स वीडियो। मीन्स जितने भी डिटेल्स हैं ऑप्टोमेट्री के, चाहे आप एडमिशन्स को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, सीट्स को लेकर, फ़ी को लेकर, या सीयूटी एग्ज़ाम में आपको कौन सा सब्जेक्ट से लेना है और यहाँ आने के बाद आपको कैसे मेरिट बनेगा, ये जितने भी आपके मन में डाउट्स आ रहे थे सभी पे है वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को समझना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको शुरू से लास्ट तक ही देखना पड़ेगा और शुरू से लास्ट तक ही आपको समझना पड़ेगा। आप चाहेंगे 1 मिनट भगाकर आप देखें तो चीज़ समझ में आपको नहीं आएगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी अगर पूरी डिटेल्स के साथ समझना चाहते हैं इंटीग्रेटेड ऑप्टोमेट्री के कोर्सेस, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड ऑप्टोमेट्री। तो इंटीग्रेटेड ऑप्टोमेट्री से जैसा आपको लग रहा हो, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? एकीकृत होता है। जैसे मान लेते आप, सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ इंटीग्रेटेड हिंदी में एडमिशन आप लेंगे, तो इंटीग्रेटेड हिंदी का कहने का मतलब ये हुआ कि आपको बीए भी हो जाएगा और एमए भी हो जाएगा, दोनों साथ में हो जाएगा। मान लेते हैं इंटीग्रेटेड आपको फिजिक्स करना है, तो क्या है, बीएससी फिजिक्स भी हो जाएगा आपको और एमएससी फिजिक्स भी साथ में हो जाएगा। इंटीग्रेटेड का मतलब यही हुआ कि ग्रेजुएशन और पीजी दोनों साथ में ही आपका हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब सिंपल समझिए कि ग्रेजुएशन और जो आपका पीजी है दोनों साथ में ही हो जाता है। तो मुझे लगता है इंटीग्रेटेड के बारे में आप समझ गए होंगे। और अब हम जानते हैं इसका ड्यूरेशन, इसका जो अवधि है, यानी कि ये जैसे कि आप बीए करते हैं सिंपल, तो अब तक जानते थे कि बीए 3 साल का होता था, तो उसमें जो ड्यूरेशन हुआ अभी आपका जो समय लगा 3 साल लगा। बट एनईपी के तहत जो 2022 के बाद के बच्चे हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है। तो सिंपल बात है वही कि ग्रेजुएशन ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके जो ऑप्टोमेट्री कोर्सेस है कितने साल का है। तो आपको ऑप्टोमेट्री कोर्सेज जो इंटीग्रेटेड वाला है वो 6 साल का, ध्यान रखिएगा। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी का मतलब सिंपल मतलब होता है कि आप किसी भी जॉब का तैयारी करते हैं या किसी भी चीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पात्रता है, मीन्स आप एलिजिबल हैं या नहीं, उसके लिए कौन कौन से मापदंड लगाए गए। जैसे आप मान लेते हैं कि आप यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे और एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरेंगे, किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हैं मान के चलते हैं, तो या बैंकिंग का भरते हैं, तो आपको सिंपल मांगा जाता है आप ग्रेजुएशन आपका कम से कम होना चाहिए, ये उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ भी है, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में इंटीग्रेटेड ऑप्टोमेट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? 60% मार्क्स आपका होना चाहिए 12th में विथ साइंस सब्जेक्ट्स। 12th में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर क्या है, अब सीयूटी एग्ज़ाम में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में इंटीग्रेटेड ऑप्टोमेट्री में एडमिशन लेना है, तो सीयूटी एग्ज़ाम में आपको कौन सा पेपर देना है, ये बहुत बड़ी क्वेश्चंस है मेरे अकॉर्डिंग। और मैं भी एडमिशन ले रहा था तो मेरे मन में भी लग रहा था भाई कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन लेना है तो मुझे सीयूटी में कौन कौन से पेपर देना है। तो आपके भी मन में डाउट्स आ रहे होंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि आप एनटीए के वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत सारा गलतियां आपको मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ एडमिशन हिंदी के लिए एडमिशन ले रहा था इंटीग्रेटेड में, तो क्या दिखा रहा था, उसके वेबसाइट पर सिर्फ हिंदी और जनरल टेस्ट दिखा रहा था, बट ऐसा नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में क्या था कि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश का पेपर कंपलसरी है, आपको देना है तो देना, बट एनटीए वाला वेबसाइट पे हिंदी और उर्दू में, तेलुगु में नहीं दिखा रहा था। तो वही बात हुआ कि सीयूटी एग्ज़ाम में आपको कौन सा पेपर देना है इंटीग्रेटेड ऑप्टोमेट्री में एडमिशन लेने के लिए। तो एक कोर पेपर होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग एंट्रेंस के बेसिस पे एग्ज़ाम होता है, बट यहाँ जो होता है मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बेसिस पे बता रहा हूँ। एक कोर पेपर होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो आपका जो कोर पेपर है, कोर पेपर के बेसिस पे ही आपका मेरिट बनेगा। किस पे मेरिट बनेगा? कोर पेपर के अकॉर्डिंग। तो हम मैं लिख देता हूँ ताकि आप भूले नहीं। जब आपका मेरिट बनेगा कोर पेपर के बेसिस पे मेरिट बनेगा। ये जो क्वालिफाइंग पेपर है, ये क्वालिफाई आपको हर हालत में करना, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएँ तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो क्वालिफाइंग पेपर के रूप में कौन कौन पेपर आपको देना? इंग्लिश। ये इंग्लिश तो कंपलसरी है, आपको देना है तो देना है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्सेज में लेना चाहते हैं, किसी भी प्रोग्राम में लेना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश कंपलसरी है। यहाँ मेन कन्फ्यूजन ऑप्टोमेट्री वाले बच्चे के साथ ये हो रहा है, कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है मैं आपको 1 मिनट में बताना चाहता हूँ। अगर आप 2022 का एग्ज़ाम देखेंगे या 2023 का एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा था कि
कहीं कहीं मैथ भी जोड़ दे रहा था इसमें, कहीं कहीं बायोलॉजी भी जोड़ दे रहा था। हमें उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा हमारा क्वालिफाइंग पेपर है, किससे हमारा मेरिट बनेगा। बट मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ 2024 के बेसिस पे आप कन्फ्यूजन क्रिएट आपके मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आपके मन में गांठ बन जाना चाहिए कि आपका जो क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश तो कंपलसरी है, और मैथ और बायोलॉजी में दोनों में से आपको कोई एक पेपर होना चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। आप मैथ और बायोलॉजी दोनों का एग्जाम दे देते हैं, कोई मतलब नहीं है, दे तो भी ठीक, नहीं दे तो भी ठीक। ऐसा आपके मन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि हमारे लिए मैथ भी क्वालिफाइंग है और बायोलॉजी भी क्वालिफाइंग। नहीं, या तो आप मैथ में क्वालिफाई कर जाएं या तो बायोलॉजी में क्वालिफाई कर जाएं, दोनों में से कोई एक में क्वालिफाई कर जाए आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे बहुत सारे आपको जो गाइड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, वो भी बहुत सारा गलत बता दे रहे हैं कि आपको दोनों में क्वालिफाई करना। भाई नहीं, दोनों में क्वालिफाई नहीं करना है। या तो आप मैथ में क्वालिफाई कर जाओ या तो आप बायो में क्वालिफाई कर जाओ। दोनों के एग्जाम देते हैं तो अच्छी बात है, बट दोनों में से एक में भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एलिजिबल हैं, क्वालिफाइंग पेपर में आप बिल्कुल पास कर चुके हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्वालिफाइंग पेपर में हमको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। तो 50 मार्क्स आपको लाना। कितना लाना? 50 मार्क्स लाना है। अब 50 मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इंग्लिश हो चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, तीनों में सब में 50-50 मार्क्स ले आते हैं, क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में दोनों आपके लिए क्वालिफाइंग है। चाहे आप मैथ में क्वालिफाई कर जाए चाहे बायोलॉजी में क्वालिफाई कर जाए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि नहीं हमको दोनों में क्वालिफाई करना, नहीं, या तो आप मैथ में हो जाए या तो आप बायो में हो जाए, सिंपल बात। और अब आते हैं कोर पेपर के रूप में। कोर पेपर में आपको फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। आपका जो मेरिट बनेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिस पे ही मेरिट बनेगा। आप फिजिक्स में जितना ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, केमिस्ट्री में आप जितना ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिस पे ही आपका मेरिट बनेगा, यानी आपका एडमिशन होगा। ये जो इंग्लिश मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आपके लिए क्वालिफाइंग है और फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मेरिट बनाएगा। तो मुझे लगता है आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स। अब आपके मन में आ रहा है सर सीट्स कितने हैं ऑप्टोमेट्री में, क्योंकि जब तक आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में आप सीट नहीं जान पाएंगे तो आप उसमें एडमिशन कैसे ले पाएंगे। क्योंकि सबके मन में एक लालसा होती है कि सर उसमें कितने सीट्स हैं, तभी तो अनुमान लगा पाएंगे ना कि मेरा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम जानते हैं इसमें सीट्स कितना है। तो ऑप्टोमेट्री में टोटल 28 सीट है। कितना है? टोटल 28 सीट है, और उसमें भी कैटेगरी वाइज सीट बांटा दिया जाता है। मीन्स आप मान लेते हैं जनरल कैटेगरी में तो आपको 11 सीट है, एससी में 4 सीट है, और एसटी में 2 सीट्स है, ओबीसी के लिए 8 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है, और डीपी कोटा के लिए 1 सीट है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, पीडब्ल्यूडी और डीपी कोटा ये दोनों 28 में जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। यानी डीपी कोटा और पीडब्ल्यूडी कोटा 28 + 2 है, यानी कि 28 में जो टोटल सीट था 28, उसमें डीपी कोटा और पीडब्ल्यूडी कोटा नहीं है। डीपी कोटा और पीडब्ल्यूडी कोटा अलग से उसका है। तो टोटल सीट है 28 सीट, जिसके लिए जनरल के 11 सीट हैं, एससी के लिए 4 सीट हैं, एसटी के लिए 2 सीट हैं, ओबीसी के लिए 8 सीट हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है। टोटल 28 हो गया, और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, डीपी कोटा के लिए 1 है। हाँ, और यहाँ एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो मान लेते हैं कि आपका रैंक भी निकलता है ना, जितना मान लेते हैं आपका टॉप 10 में मार्क्स है, मान लेते हैं आप टॉप 10 में आ गए, कोई किसी भी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, तो आप मान लेते हैं आप टॉप 10 में आ गए हैं। तो जनरल का रैंक कितना है? जनरल का टोटल सीट कितना? 11। तो टोटल सीट जनरल की 11 है, बट आप मान लेते हैं आप आते हैं एसटी कैटेगरी से, आप मान लेते हैं आप एसटी कैटेगरी से आते हैं, एसटी का 2 सीट्स है, लेकिन आप ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 10 में आ गए हैं, तो आपका एडमिशन जनरल से हो जाएगा, क्योंकि आपने जनरल में फाइट कर लिया है। मीन्स आपका टॉप 10 में नाम है, नहीं कि आपका एसटी से एडमिशन होगा। तो आपका एडमिशन जनरल से हो जाएगा, तो एसटी के लिए भी 1 सीट खाली हो जाएगा। मीन्स आपका नाम दोनों में रहेगा, एसटी में भी आपका नाम रहेगा और जनरल में भी नाम रहेगा। बट आप टॉप 10 में आ जाएंगे तो आपका एडमिशन जनरल से हो जाएगा, और एसटी का सीट 2 सीट खाली ही रह जाएगा। सेम एग्जांपल आप ओबीसी से भी ले सकते हैं। मान लेते हैं आप टॉप 11 में आ जाते हैं, टोटल सीट कितना है? जनरल का 11 है। अब मान लेते हैं रैंक में आप टोटल टॉप 11 में आ जाते हैं, टॉप 11 में आ जाते हैं तो आप ओबीसी से आते हैं तो आपका एडमिशन जनरल से हो जाएगा, और ओबीसी का 8 में 8 सीट खाली रह जाएगा। सिंपल। ईडब्ल्यूएस भी है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट है, बट आप टॉप 11 में आ जाते हैं तो आपका एडमिशन जनरल में हो जाएगा, क्योंकि आप टॉप 11 में आए हैं, और आपका ईडब्ल्यूएस का 3 का सीट 3 खाली रह जाएगा। तो मुझे लगता है आप इसके सीट्स के लिए आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। अब आते हैं फ़ी के लिए।
कोई भी बच्चा होता तो उनके मन में भी एक प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि सर मुझे 6 साल ऑप्टोमेट्री का कोर्सेस है, तो मुझे 6 साल में कितना फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। ये फ़ी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो मान लेते कोई अमीर बच्चे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 लाख रुपया लगे, 2 लाख रुपया लगे, वो पेमेंट कर देते हैं। जो सिंपल घर से आते हैं या मिडिल क्लास आते हैं, जो भी हैं, उनके लिए फ़ी बहुत बड़ा मायने रखता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं सबसे पहले वो फ़ी ज़रूर देखते हैं कि क्या मैं वो फ़ी अफोर्ड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड ऑप्टोमेट्री में आपको कितना फ़ी पे करना पड़ेगा टोटल 6 ईयर में। तो मैं एक चार्ट बना कर लाया हूँ पार्ट वाइज कि आपको किस सेमेस्टर में कितना पे करना और क्यों आपको पे करना है। तो मुझे लगता है मेरे से बढ़िया आपको कोई समझा भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं खुद इंटीग्रेटेड में एडमिशन लिया हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त किसी भी डिपार्टमेंट से, सभी इंटीग्रेटेड से ही हैं। अभी मैं फ़िलहाल 3rd ईयर में हूँ और इसी मई में मैं 4th ईयर में चला जाऊँगा, MA हिंदी में चला जाऊँगा। तो मुझे लगता है मेरे से बढ़िया आपको कोई समझा भी नहीं पाएगा और उम्मीद भी मत रखिएगा, क्योंकि आपको कोई भी जो MA वाले समझा रहे हैं, चाहे PhD वाले समझा रहे हैं, वो अच्छे से नहीं आपको समझा पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी PhD में है। तो इंटीग्रेटेड वाला का क्या बता पाएंगे, MA में है, इंटीग्रेटेड वाला का क्या बता पाएंगे। आप भी यहाँ जाएंगे तो आप भी आपके जूनियर अच्छे से समझा पाएंगे, आप जूनियर, क्योंकि आप वो चीज़ें झेल रहे हैं, आप उसमें दिन बिता रहे हैं, उसमें आप जी रहे हैं, तो आप अच्छे से बता पाएंगे। तो मैं वही बोलूँगा कि मेरे से अच्छा आपको कोई बता नहीं पाएगा, और मैं अपने तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको A to Z चीज़ से समझा पाऊँ। तो मैं आपको फ़ी समझाता हूँ कि टोटल 6 ईयर में आपको कितना फ़ी पेमेंट करना है। तो एडमिशन टाइम आपको फ़ी कितना पेमेंट करना है, जब आप एडमिशन लेने के लिए आएंगे उस टाइम आपको फ़ी कितना पेमेंट करना है। तो एडमिशन टाइम आपको कितना पेमेंट करना है, 29,485। ये मैं 2024 के बेसिस पे बता रहा हूँ, कुछ बढ़ भी सकता है। और जब काउंसलिंग होने वाला रहेगा तो आप हमसे जुड़े रहें, उस टाइम भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी नया फ़ी स्ट्रक्चर आया नहीं है। जब आप काउंसलिंग होने वाला होता है उसी टाइम ये लोग रिलीज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं 2024 के बेसिस पे बता रहा हूँ। एडमिशन टाइम आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 29,485 रुपीज़। आप सोचेंगे सर इतना पैसा क्यों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। क्या है इसमें कि फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा इसमें इंक्लूडेड है, 15,815, यानी कि 15,815 रुपये आपको पर सेमेस्टर फ़ी चार्ज है। यानी पर सेमेस्टर में आपको जो ट्यूशन फ़ी होगा, यानी सेमेस्टर फ़ी होगा, 15,815 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो इसी में एडमिशन टाइम में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा इंक्लूडेड है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपको पैसा देना अलग से नहीं पड़ेगा, आपको एडमिशन टाइम ही देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, अदर फ़ी पर सेमेस्टर आपको 7,260 रुपया, यानी 7,260 रुपीज़ अदर फ़ी है। मीन्स आप में इसमें आपको बहुत चीज़ों कराएंगे, तो आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको तब आप समझ पाएंगे कि आपको अदर फ़ी क्यों लिया जा रहा है। तो ये अदर फ़ी कितना है, 7,260 रुपीज़। फिर उसके बाद क्या है, ये पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, अदर फी है जो आपको पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। फिर क्या, स्टूडेंट यूनियन फंड है, ये आपको 530 देना पड़ेगा। ये आपको पर एनम, माने कि 1 साल में 1 बार देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट यूनियन फंड है ईयरली देना पड़ेगा, यानी 1 साल में 1 बार देना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, ये भी 240 रुपया, ये भी साल में 1 बार देना है। फिर क्या है, मेडिकल फ़ी है, जब आप यहाँ बीमार होते हैं, कोई भी बड़ा बीमारी आपको पकड़ लेता है, चाहे बुखार सर्दी खोखी, उसके लिए तो सिंपल आप यहाँ जाएंगे मेडिकल, आपको फ्री में इलाज हो जाता। बट मान लेते आपको बहुत बड़ा बीमारी पकड़ लिया, तो वो भी आपको घर से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हर साल आपको 2120 रुपया ले रहे हैं, यानी 2,120 रुपीज़ आपको हर साल ले रहे हैं, यानी एवरी ईयर पे कर रहे हैं आप। तो आपको कोई भी बड़ा बीमारी पकड़ता है तो आपको घर से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनको खुद पैसा देना पड़ता है। मैं जैसे, अगर आप तो नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट जानते हो, मैं भी बीमार पड़ा था, मेरे में 72,000 के आसपास मेरे में पैसा लगा था। 4 या 3 दिन मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, तो मुझे घर से एक भी रुपया पैसा देना नहीं पड़ा। सब कैंपस वाले पे करते और इंश्योरेंस वाला पे करते, उनका जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई मैं पैसा पेमेंट कर रहा हूँ, कितना, 2,120 रुपया मैं पेमेंट कर रहा हूँ साल, तो मैं पैसा क्यों पेमेंट करूँ। तो वही बात है, आपको घर से पैसा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद पैसा पेमेंट करेंगे, चाहे लाख रुपया हो, चाहे 1.5 लाख हो, कुछ भी, ये खुद पैसा पेमेंट करेंगे। तो उसके बाद क्या है, डिपॉजिट रिफंडेबल। ये जो
₹3520 यानी 3520 रुपीज़ ये रिफंडेबल आपका होगा। जब आप एडमिशन में जब आप यहाँ छोड़कर जाएंगे तो आपको ये रिफ़ंड कर दिया जाएगा। मीन्स जब आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप यहाँ से आपको जाना ही है, जीवन तो बिताना है नहीं, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा रिफंडेबल के रूप में? 3520 रुपीज़। तो सभी 15,000, 815, 7,260, 530, 240, 2120, 3520 इतना को आप ऐड करेंगे 29,485 रुपीज़ हो जाएगा। तो एडमिशन टाइम आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको समझिए इतना लगा। उसके बाद कितना लगेगा? सेकेंड सेमेस्टर में आपको 15,815। जैसा मैं आपको बता दिया हूँ कि जो सेमेस्टर फी है इतना आपको लगेगा ही लगेगा एवरी सेमेस्टर में, यानी कि टोटल कितना है 6 ईयर रहना है तो आपको 12 सेमेस्टर चलेंगे, यानी 12 सेमेस्टर होंगे आपके। तो पर सेमेस्टर में आपको 15,815 आपको देना ही देना है, ये कंपलसरी है, जैसा आप देख रहे होंगे 15,815 रुपीज़ आपको पर सेमेस्टर पे करना है। सेकेंड सेमेस्टर के मैं बता रहा हूँ, फिर अदर फी 7,260 रुपीज़ आपको देना है। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना देना है? 23,075 यानी कि 23,075 रुपीज़ आपको देना है। आप बोलेंगे सर इसमें 0,000 क्यों हो गया? तो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फ़ी, ये तीनों आपको साल में एक ही बार देना है, इसलिए यहाँ आपको बीच में 0,0 दिखा रहा है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर है। तो सेकेंड सेमेस्टर में तो एक साल होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप एडमिशन टाइम में ही फर्स्ट सेमेस्टर में आप पैसा पेमेंट कर चुके हैं। तो जब एक साल पूरा होगा तभी ना आप देंगे ना। तो अभी सेकेंड सेमेस्टर में आपको एक साल पूरा हुआ नहीं है, तो एक साल कब पूरा होता है? एक साल आपको थर्ड सेमेस्टर में पूरा होगा। समझ रहे हैं ना बात को? फर्स्ट सेमेस्टर दिए हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका पूरा नहीं होगा एक साल, थर्ड सेमेस्टर में होगा, फिर 5 सेमेस्टर में होगा, फिर 7 में होगा, फिर 9 में होगा, फिर 11 में होगा। तो इस तरह से आपको एक साल पूरे होंगे। तो जैसे ही आपके एक साल पूरे हो जाएंगे फिर से स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फीस, ये तीनों आपको ईयरली देना है। तो इसलिए आपको सेकेंड सेमेस्टर में कितना देना है? 23,000 देना है, 75 रुपीज़। फिर सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 7, 9 और 11, ये जितने भी सेमेस्टर हैं उसमें आपको देना पड़ेगा 25,965 रुपीज़। मैं आपको बता दें क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि 3, 5, 7, 9, 11 में आपको एक साल पूरे हो जाएंगे। जैसे ही एक साल आपके कंप्लीट होंगे तो फिर आपका स्टूडेंट वेलफेयर फंड, स्टूडेंट यूनियन फंड और मेडिकल फी आपको लगाना पड़ेगा। फिर आ जाएंगे आप 4, 6, 8, 10 और 12 में। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप 6 महीना पूर रहा है, तो एक साल में आपको वो रिपीट हो जा रहा है। जब 6 महीना पूरेगा तो फिर आपको देना 15,018 और 15 रुपीज़। फिर 7,260, फिर ये 0,0 आ गया। मैं आपको बताएं क्यों 0,0 आया। और फिर आपको देना पड़ेगा 23,075 रुपीज़। मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी भी आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, और चाहे दोबारा देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आती है तो मैं हर संडे लाइव आता हूँ 9 PM को, तो आप रात्रि 9 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। संडे को मैं बता रहा हूँ, एवरी संडे को आप रात्रि 9 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है फ़ी को लेकर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फिर से मैं एक बार रिकेप कर देता हूँ। एडमिशन टाइम आपको कितना देना पड़ेगा? 29,485 रुपीज़। सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना देना पड़ेगा? 23,075 रुपीज़। फिर 3, 5, 7, 9, 11 इसमें कितना देना पड़ेगा? 25,965 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और फिर 4, 6, 8, 10, 12 में आपको कितना देना पड़ेगा? 23,075 रुपीज़। क्यों देना पड़ेगा? मैं आपको बता दिया हूँ कि साल में आपको स्टूडेंट यूनियन मतलब ईयरली आपको स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फी आपको एवरी ईयर देना है, और जब 6 महीना पूरेंगे तो वो नहीं देना है। इसलिए पैसा बार बार घट रहा है, बढ़ रहा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं तेलंगाना SC/ST स्टूडेंट। जो तेलंगाना के SC/ST स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है? ट्यूशन फी और अदर फी। ये आपको क्या, अगर आप स्कॉलरशिप में आते हैं तो ये गवर्नमेंट आपको पेमेंट करेगी, आपको पेमेंट नहीं करना है। हाँ, अगर आप कार्ड वगैरह जो भी होता है आप नहीं बनवाएं तो आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा। जो आपके प्रोसेस होते हैं, अगर आपके पास प्रोसेस यानी आप स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है, आपको गवर्नमेंट दे रही है, तो आपको पेमेंट नहीं करना, ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी उससे काट लेगी पैसा। हाँ, तो उसके बाद एडमिशन टाइम की बात कर रहा हूँ। एडमिशन के बाद आपको कितना देना पड़ेगा? 2,890 रुपीज़। एडमिशन टाइम आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा अगर ये पेमेंट आपके स्कॉलरशिप से नहीं होता। तो अगर आप स्कॉलरशिप से पैसा कट जा रहा है तो एडमिशन टाइम आपको इतना ही देना पड़ेगा। और उसके बाद हर साल यानी एवरी ईयर 2,890 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा।
फिर आते हैं पीएच कैंडिडेट के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता देता हूँ। एडमिशन टाइम आपको देना पड़ेगा 6,410 रुपीज़। एडमिशन टाइम आपको कितना देना पड़ेगा? 6,410 रुपीज़। उसके बाद एडमिशन के बाद हर साल यानी एवरी ईयर आपको कितना देना पड़ेगा? 2890 यानी कि 2,890 रुपीज़। आपको सेमेस्टर फी नहीं पेमेंट करना है। पीएच कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको जैसा ही जैसा ही एक ईयर पूरा हो जाए तो आपको कितना पेमेंट करना है? 2,890 रुपीज़ आपको पे करना है। और तेलंगाना स्टूडेंट के लिए भी एवरी ईयर कितना पेमेंट करना है? 2,890 रुपीज़ पे करना है एवरी ईयर। दोनों के लिए एवरी ईयर में ही पेमेंट करना। आपको सेमेस्टर फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, अदर फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस एवरी ईयर आपको इतना पेमेंट करना है 2,890। मुझे लगता है आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे लाइव जुड़ें एवरी संडे, यानी कि प्रत्येक रविवार हम रात्रि 9 बजे आपसे लाइव जुड़ते हैं। आप हमसे लाइव जुड़ें और अपना डाउट क्लियर करें। सिंपल बात है। अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपका काउंसलिंग करा दूं, मैं आपका एडमिशन करा दूं और मेरे मन में कोई भी डाउट नहीं है, 24 आवर मैं आपके कॉल पे बात कर सकता हूं, 24 आवर आप व्हाट्सएप में हम मैसेज कर सकते हैं, 24 आवर मैं आपको रिप्लाई करूं, तो उसके लिए एक अलग फैसिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। पुराने बच्चे हैं, जानते होंगे, शायद आप भी पिछले ईयर भी वीडियो देखे होंगे तो आप जानते हैं हम पेड काउंसलिंग लाते हैं। मैं हमेशा पेड काउंसलिंग लाता हूँ। पेड काउंसलिंग क्या होता है? सिंपल एक वर्ड में आपको समझाता हूँ। पेड काउंसलिंग में होगा कि आपको 24 आवर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 24 आवर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी आपके मन में डाउट्स, आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन होने वाला रहेगा, जब आप आएंगे घर से, तो मैं आपको A to Z गाइड करूँगा, कैसे आपको आना है, कहाँ आपको रहना है, कौन सा होटल आपके लिए सस्ता है। और काउंसलिंग के लिए आएंगे तो काउंसलिंग वक्त मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा। जैसे मान लेते CIS में आपका काउंसलिंग होता है तो मैं आपके साथ काउंसलिंग में खड़ा रहूँगा। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो मैं आपको शुरू से अंत तक हेल्प करूँगा। और तो प्लीज़ अगर आपको पेड काउंसलिंग से जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। चलिए मैं पेड काउंसलिंग की फैसिलिटीज़ बता देता हूँ। इसमें आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 250 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप OBC SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको 200 पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे पेमेंट करना मैं आपको बताऊँगा। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा? कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया जाएगा, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा पर्सनल, 24 आवर अवेलेबल रहेगा जैसे मैं आपको भी बताया। गाइडेंस मैं आपको दूंगा। जैसे ही आप अभी पेड काउंसलिंग ले लेते हैं तो आपके मन में जितने भी डाउट्स वगैरह हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के बारे में चाहते हैं, मान लेते हैं कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि गाइडेंस के रूप में। काउंसलिंग में आपको पता है, काउंसलिंग में मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक हम आपके साथ रहेंगे। फिर आफ्टर एडमिशन के बाद भी बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन होता है तो भी उनके साथ रहते हैं। चाहे पुराने बच्चे आप जो इस साल एडमिशन लिए हैं 2024 में, उनसे मिल सकते हैं। यूट्यूब पे उनका बहुत सारा वीडियो पड़ा होगा तो वो देख पाएंगे आप उनसे कैसे मैं अभी भी जुड़ा रहता हूँ। तो एडमिशन के बाद भी मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। ये सिंपल है। पेड काउंसलिंग के कुछ नियम थे, मैं आपको बता दिया। अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक दिया गया, व्हाट्सअप लिंक, वहाँ पे आप ऑटोमेटिक क्लिक करेंगे तो मेरे व्हाट्सअप में आ जाएंगे। वहाँ पे ऑलरेडी मैं सेट करके रखा हूँ आई वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग, आई वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग या पेड कोर्सेस। बस वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज आ जाएगा। फिर एक तरफ से इधर से मेरे ओर से आप नोटिफिकेशन जाएगा, उसमें सब कुछ नोटिफिकेशन में लिखा होगा आपको कैसे पेमेंट करना है, नहीं पेमेंट करना, उसमें लिखा हुआ होगा। तो सिंपल था, इतना ही है। हाँ, तो मुझे लगता है आप समझ गए। अब हम कटअप पे आते हैं। इसका जो कटअप होगा, जनरल कैटेगरी के लिए 200, EWS के लिए 180, OBC के लिए 150, SC के लिए 130 और ST के लिए 100। आप बोलेंगे सर इतना कटअप क्यों जा रहा है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पुराने वीडियो भी आप देखेंगे तो उस वीडियो में हमेशा बार बार बोलता आया हूँ कि 28 सीट हैं इंटीग्रेटेड ऑप्टोमेट्री में, लेकिन सीट फुल नहीं होते क्योंकि बच्चे नहीं आते। जब बच्चे नहीं आएंगे तो कटअप लो ही जाएगा, ये मानकर चलिए। पिछले बार के भी आप सर्च करेंगे इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या SU इंटीग्रेटेड ऑप्टोमेट्री टॉपर टॉक्स करके वीडियो डालेंगे तो उसमें भी बताएंगे सभी का मार्क्स 200 के आसपास ही था। तो अब जनरल कैटेगरी से आते हैं तो अब 200 आपके मार्क्स आ रहे हैं। EWS के 180, OBC के 150, SC के 130, ST का 100 मार्क्स। तो आप इंटीग्रेटेड में एडमिशन के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, यानी कि एलिजिबल मत बोले, मीन्स एडमिशन के लिए बिल्कुल आप योग्य हैं। तो मुझे लगता है आप कटअप भी जान गए होंगे और
इतना कम कटअप जानकर आप मत सोचें कि इतना कटअप कम क्यों जा रहा है। कारण बस एक ही है, क्योंकि लोग आते नहीं हैं। जब लोग नहीं आएंगे तो कटअप कम ही जाएगा। और जैसा आप जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जो आएंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप रैंक 1 में हैं और आप नहीं आएंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ऑफलाइन की काउंसलिंग के लिए प्रेजेंट होंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, चाहे लास्ट रैंक वाले हों चाहे फर्स्ट वाले होंगे। सिंपल बात, अगर आप मान लेते हैं आप फर्स्ट रैंक में हैं और आप नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं आएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लास्ट रैंक वाले बच्चे हैं वो आ रहे हैं तो उनका एडमिशन हो जाएगा, अगर उतना सीट में बच्चे नहीं पूरे हैं तो भी नो प्रॉब्लम। इससे कम भी एडमिशन, इससे कम मार्क्स पे भी एडमिशन होता है। जैसे मान लेते अभी इस बार भी 2-3 सीट खाली रह गए हैं, सच ज़्यादा भी होंगे, मुझे 2-3 का ही जानकारी है। 2-3 सीट खाली रह गए हैं तो मान लेते कोई बच्चे का 50 मार्क्स भी होता तो एडमिशन ले लेते हैं, सिंपल बात है। तो इस कटअप पे मत जाइए, यहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, जो बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं उनका एडमिशन होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी तक और इंटीग्रेटेड ऑप्टोमेट्री में सीट फुल नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और मस्त रहें, स्वस्थ।